हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में हम 5वें भाग को देख रहे थे और कार्यपालिका हम पूरी समाप्त कर चुके हैं। जी हाँ, बारी किसकी है? किसकी बारी है? जी हाँ, अब दो चीजें बची हैं, एक तो आपकी विधायिका बची है और एक न्यायपालिका बची है। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है कैग का। कैग बोले तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है जो कि बताया गया है, संविधान में वर्णित किया गया है। और सच्चे मायनों में अगर हम बताएं तो जो हमारा टैक्स का पैसा है वो सरकार के पास है ना। सरकार की अर्निंग का सोर्स ही वही है। तो जो लोक हित का पैसा है, लोगों का पैसा है, उसका कैसे इस्तेमाल करती है सरकार, इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है ये रखते हैं कौन? कैग महोदय। ये पूरा खाते आते का लेखा जोखा करने का काम कौन करते हैं? भारत सरकार का यही महोदय हैं कैग, जिनको हम कहने वाले हैं। तो भाई दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि पूरी जानकारी उनको भी हो जाए और आपको भी लास्ट तक वीडियो देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता कौन से आर्टिकल में है? तो भैया 148 में इनके पद के बारे में बताया है। फिर 49-50 में इनके कार्यों के बारे में बताया है और 51 में बताया है वही क्या, सूचना पटल पर रखने के लिए संसद के सामने ये पूरी सूचनाएं रखते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति वो वहां रखते हैं। तो ये सारे यहाँ पर अनुच्छेद इनसे संबंधित है 148 से 151। बिल्कुल लास्ट का पोर्शन है जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि वो पद के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। चलिए, इंग्लिश में इनको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कैग बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? कैग। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 51 में पूरा बताया गया है। भारत की सारी वित्तीय गतिविधियां जितनी भी हैं, वित्तीय गतिविधियां मतलब पैसे का जहां भी इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा जो भी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका लेखा जोखा करने का काम किनका है? इन्हीं महोदय का है। और ये संरक्षक के तौर पर रहते हैं। वो सरकारी पैसा जो सरकारी नहीं है वो जनता का पैसा है, बेसिकली सरकार के हाथों में है। सरकार उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। ये पूरा लेखा जोखा आपने कई बार सुने होंगे कि ये धांधली हुई है, सरकार ने ऐसी धांधली करी है, इतने पैसों का गबन किया है। ये अलग अलग प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किन के प्रयासों के कारण? इन्हीं महोदय के प्रयासों के कारण वो सामने निकल के आ पाती हैं कि भैया इतना घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, है ना, गेम वो जो है एशियाई गेमों में घोटाला हुआ। तो ये कहाँ से दिखता है? ये सब यहीं से दिखता है। स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है कि नहीं? तो ये महोदय जो है यही वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसमें जांचते हैं कि भैया ये पैसा आखिर गया कहाँ। इसमें तो इतना बता रहा है आपने, इसमें खर्च कितना किया, कैसे किया, क्या है, पूरे अकाउंट्स को चेक करने का, मेंटेन करने का काम किनका है? कैग महोदय का है। तो भैया भारत की सारी वित्तीय प्रणालियां जितनी हैं, चाहे वो संघ की हो या राज्यों की हो, पूरे भारत की बात चल रही है यहाँ पे, ना केवल भारत की, पूरे राज्य भारत में जितने हैं सारे राज्यों का लेखा जोखा भी इन्हीं के हाथों में आता है। सो सारे इन स्तरों का नियंत्रण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के हाथों में है। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में ये पद था। एक्चुअली कैग का पद जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहले से ही वर्णित किया गया था, वहीं से हमने अपने संविधान में इसको ले लिया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कैग का पद कहां से आया? भाई कहां से आया? 1935 के अधिनियम से हमने इस पद को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया हुआ है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ठीक है भैया, राष्ट्रपति महोदय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक, इनकी पदावधि की बात करें, मतलब कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि कब तक इनका कार्यकाल होता है, कब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो इनके दो क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया कैसे हैं कि भाई साहब, या तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, कितना? 6 वर्षों का, और या फिर 65 साल की आयु, 65 साल की आयु में रिटायरमेंट है। अब या तो आप 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लो या आपकी 65 साल की आयु पहले हो जाए। इन दोनों में जो भी पहले हो जाएगा वही मान्य किया जाता है। ये दो क्राइटेरिया बताएं, ठीक है, या तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए वो आपका उतना कार्यकाल हो जाएगा।
ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 145 ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका में डिस्कस करेंगे। तो न्यायपालिका में क्या है बताया है, क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाना। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, अगर वो भैया गलत कार्य करते हैं और ढंग से अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप कार्य नहीं कर रहे हो, तो हटाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजेआई भी, है ना। तो भैया ये महोदय भी बड़े पद पे आसीन थे, इन महोदय को भी अगर ये अपने कार्यों का निर्वहन ढंग से नहीं करते हैं तो इसी प्रक्रिया के आधार पर इनको वैसी ही प्रक्रिया, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से अपने पदावधि या कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, आर्टिकल 145 में ये चीजें दी हुई हैं उसी प्रक्रिया के हिसाब से। ठीक है, सो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम प्रक्रिया है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलेगा भैया इनको, पैसा कितना दिया जाएगा, तो चूंकि हटाने की प्रक्रिया भी कैसी हो रही है, उच्चतम न्यायालय के जजेस के जैसी हो रही है, तो इनको वेतन भी उसी आधार, क्योंकि ये वही पोस्ट है, उसी लेवल की पोस्ट है आपकी, क्योंकि ये भी तो पूरे भारत का लेखा जोखा कर रहे हैं, है कि नहीं। सो इनका जो वेतन होता है, भत्ते इत्यादि होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितने जैसे होते हैं, जज के, है ना, मुख्य न्यायाधीश जैसे, जज के जैसे। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पे लिखा भी है न्यायाधीशों के बराबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर इनका वेतन भत्ते इत्यादि होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में अलग अलग प्रकार से पूछा गया है कि कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। देखो यार, ये सार्वजनिक मतलब पूरे भारत का पैसा है, वही टैक्स के माध्यम से भारत सरकार को दे रहा है ना, भारत सरकार की अर्निंग ही टैक्स है, तो टैक्स हम ही लोग दे रहे हैं और ये पैसा हमारा है। अब उसका गलत इस्तेमाल सरकार करेगी तो भैया संरक्षण कौन करेगा, यही करेंगे। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, एक इनकी कंडीशन भी है, जब जैसे इनकी सेवानिवृत्ति हो गई, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट, तो जैसे ही रिटायरमेंट हुआ, या तो 6 साल का कार्यकाल आपने पूरा कर लिया, या आपकी एज पहले ही 65 हो गई थी 6 साल से पहले, तो 65 वर्ष की आयु पूरी होते ही आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे। अब रिटायरमेंट के बाद आप भारत सरकार के किसी पद पर आसीत नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक कंडीशन है कि आपको इस पद के बाद भारत सरकार का कोई पद धारण आप नहीं कर सकते, कोई भी माने कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण ये नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, ये बहुत बड़ी कंडीशन है। भारत और प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र, इनकी देखो यार क्या होता है कि भारत सरकार अपना पैसा कहाँ रखती है, कहाँ रखती है भारत सरकार अपना पैसा, हम कहाँ रखते हैं अपना पैसा, जेब में रखते हैं, और ज्यादा पैसा हो जाए तो तिजोरी में रख लेते हैं, और ज्यादा हो जाए तो बैंक में रख लेते हैं, वही चीज है। ठीक है, तो भारत सरकार के 3 अकाउंट होते हैं, बैंक अकाउंट बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं संचित निधि, क्या बोलते हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, और एक तो होता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा, लोक निधि जिसको बोलते हैं, लोक निधि। ठीक है, ये 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं किसके, सरकार के। ये संचित निधि जो है, ये अनुच्छेद 266 पे बताई हुई है, 66A पे लोक निधि बताई हुई है, 67 पे, 267 में क्या बताई हुई है, आकस्मिक निधि बताई हुई है। भारत सरकार यानी कि केंद्र और राज्य, ठीक है, अपना पैसा इन निधियों के माध्यम से रखती है। संचित निधि से ही सारे बड़े बड़े अधिकारियों की, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, उनका क्या है, सारे केंद्र के बड़े बड़े अधिकारियों का जो सैलरी है, वेतन भत्ता है, वो संचित निधि से दिया जाता है। और राज्य की संचित निधि भी होती है, तो राज्य के बड़े अधिकारियों का पैसा जो वेतन इत्यादि है वो वहां से दिया जाता है। आकस्मिक निधि जो होती है, ये ऐसी निधि है जो इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो हम घर में रखते हैं ना भाई अपने इमरजेंसी फंड निकाल के, कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास कुछ
जमा पूंजी है कि नहीं एक्स्ट्रा, तुरंत के लिए। तो आकस्मिक निधि वो होती है। लोक निधि जो पब्लिक से आपने बहुत सारे क्या होते हैं कि सरकार अलग अलग प्रकार से पैसा जुटाती है, तो वो पैसा आपका लोक निधि में होता है। तो ये अकाउंट्स होते हैं। अब इन अकाउंट में आपके रोज के पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो, जैसे हमारे बैंक की पासबुक होती है ना, जिसमें पूरा आना जाना सारा लिखा होता है, तो पूरे बैलेंस वगैरह जो है चेकआउट करने का काम इन्हीं निधियों से सरकार का कौन करेगा, ये कैग महोदय करते हैं। समझ पा रहा? तो यहां वही लिखा है, भारत में प्रत्येक राज्य और राज्य संघ की संचित निधि से जो भी खर्चा किया गया है, व्यय जो किए गए हैं, वो सभी व्यय जो है इसी विधि के अधीन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कानूनी तौर पे सही हुए हैं कि नहीं। कानूनी मतलब संविधान के तौर पे, कानूनी नहीं, विधि के अनुसार सही तरीके से इनका इस्तेमाल किया गया है खर्चों का कि नहीं किया गया है, कुछ जबरदस्ती के खर्चे तो नहीं कर दिए गए। ये संचित निधि, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें वेतन भत्ते और प्रमुख प्रमुख भार जो है सरकार के, वो इसी संचित निधि पे भारित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा संचित निधि के अकाउंट चेक किए जाते हैं, चेक किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, सार्वजनिक धन के साथ साथ राज्यों के स्थानीय शासन के लेखाओं की भी ये जांच कर लेते हैं। भाई राज्यों में स्थानीय जो भी अलग अलग शासन के लेखा जोखा है, भाई 3 स्तरीय है हमारा, एक तो केंद्र हो गया, केंद्र के अकाउंट चेक करे, राज्य के अकाउंट चेक करे, और स्थानीय स्वशासन वाले जो है ना, स्थानीय शासन के, इन तीनों के अकाउंट चेक करने का काम कौन है, चेक करेगा। इनके लेखाओं की पूरी चेक कर ली, लेखा मतलब बैलेंस शीट वगैरह कि क्या कैसा है, पूरा अकाउंट्स जो हैं वो देखें उनको कैसा क्या है। इसके अलावा पहले कैग महोदय जो थे, कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव, PN राव साहब। और अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है कैग, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये वर्तमान कैग है हमारे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है। कार्यों की बात कर ले तो कार्य क्या है, जितने भी खर्चे हैं अनुमन्य। देखो क्या होता है कि हर साल संसद में बजट पेश करती है सरकार, बजट में लिखती है कि हमारे साल भर के इतने खर्चे हैं, जे पॉलिसीज हैं, ऐसा ऐसा फलाना ढिमाका, तो पूरा खर्चा वो अपना ओवरव्यू बता देती है बजट में। तो अब वो क्या करेंगे, कैग महोदय चेक करेंगे कि इनने बजट में इतना पैसा मंगाया था, खर्चा तो इतना ज्यादा कर दिया, कहाँ एक्स्ट्रा पैसा गया है, किन किन चीजों में गया है, क्यों गया है, सारे सवाल जवाब का काम इनका होता है। तो अनुमन्य खर्चों के अतिरिक्त सरकारी स्वामित्व वाली जितनी भी कंपनियां हैं, भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सरकारी हैं, यानी पब्लिक कंपनीज हैं जितनी भी, उनके लेखाओं को भी चेक कर सकते हैं। ये करते ही हैं, कर सकते क्या, ठीक है। कैग देश की जितनी भी संचित निधि है, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभाओं की संचित निधि, सभी खातों को चेक करते हैं, उनका अकाउंट्स चेक करते हैं, उन पे ऑडिट करते हैं। इसके अलावा देश की जो आकस्मिक निधि है, उसके अलावा जितने भी सार्वजनिक खाते हैं, उन सार्वजनिक खातों को भी ऑडिट करती है कौन, कैग, ठीक करता है बेसिकली, ठीक है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भी आकस्मिक और बाकी के सार्वजनिक खर्चे जो हैं अकाउंट्स को चेक करते हैं। कैग के द्वारा केंद्र और राज्य की सभी विभाग, कौन कौन से विभाग में, केंद्र और राज्य के सरकारी जितने विभाग हैं, सारे विभागों के लाभ हानि के पूरे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है। उसके बाद मिलाया जाता है कि हाँ भैया बताओ जरा, ये इधर कम सा दिख रहा है, तुमने ज्यादा बताया है, तो बाकी का पैसा कहाँ इधर का उधर किया। फिर दिख जाता है कि 5,000 करोड़ सीधे सीधे गायब कर दिए तुमने, काय में करे, अच्छा ये घोटाला था, तो ऐसे मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जितने भी विभाग हैं उनके लाभ हानि के खाते, जितने भी विनिर्माण किए हुए हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ट्रेडिंग करी हुई है ना, व्यापार से संबंधित या फिर शेयर की ट्रेडिंग करी हुई है, इनकी बैलेंस शीट देखते हैं और सभी का ऑडिट करने का काम भी कैग ही करते हैं। आवश्यकता अगर पड़ गई मान लो, तो क्या करेंगे, इन कानूनों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के जरिए वित्त पोषित किए जाने वाले जितने भी निकाय हैं, मतलब जो सरकार पैसा किसी को भी दे रही है, उनको भी चेक कर लेगी अगर इनको जरूरत पड़ गई तो, ठीक है। सो प्राधिकरण हो गए, सरकारी कंपनियां हो गई, निगम हो गए, निकाय हो गए, उनके आय व्यय का परीक्षण भी ये कर लेते हैं। और साथ ही साथ सारी की सारी जो भी ओवरव्यू की रिपोर्ट है, वो भैया अपनी रिपोर्ट बना के दे देंगे किसको, जिनने नियुक्त किया है। किसने किया नियुक्त, राष्ट्रपति महोदय ने
है ना। सो राष्ट्रपति महोदय को पूरी रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि भाई साहब देख लो आप, 5,000 करोड़ का ये घोटाला है, 17,000 करोड़ का ये घोटाला है और बाकी सब ठीक है। इतना पैसा किस व्यक्ति ने, किस मंत्रालय ने, कहाँ से गबन हुआ है, कैसे क्या हुआ, वो पूरा चेक इनके माध्यम से होता है। तो जो घोटाले खुल रहे हैं इससे क्या है कि भाई हमारा जो पैसा है, हमारा मतलब जो हमारे पिताजी लोगों का है, जो वो टैक्स भर रहे हैं, तो वो पैसा जो है उसका गलत इस्तेमाल सरकार नहीं कर सकती। तो इसीलिए तो संरक्षक कहलाते हैं ये, ठीक है। तो सारी की सारी रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति महोदय को देंगे केंद्र की, और राज्यों की रिपोर्ट किसको देंगे भैया, राज्यपाल महोदय को देंगे। और जैसे ये रिपोर्ट इनके पास पहुंचेगी तो संसद में राष्ट्रपति महोदय ही क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि भैया ये धांधली हुई है। वैसे ही राज्यपाल महोदय संबंधित राज्य के विधान सभाओं में या विधानमंडल में क्या करेंगे, ये रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है। और भैया संसद के दोनों पटलों पर इनको रख दिया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, राज्य के जितने भी खाते हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो विधानमंडल पे वो रखेंगे। अब कैग जो है किसी अन्य प्राधिकरण की कोई स्थानीय निकाय के खातों को भी ऑडिट कर सकते हैं, इन पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ये चाहे तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति इससे जुड़ा हो सकता है तो इनके खाते भी चेक कर लेंगे, इस फर्म के खाते, इस कंपनी के खाते, उनको जो लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जब हो सकता है जब इस संबंध में राष्ट्रपति से वो सलाह ले लें और राष्ट्रपति कहें कि है कर लो, हम देख लेंगे, सब चेक कर लो तुम। तो इसके अतिरिक्त क्या है, ये सलाहकार के तौर पर भी कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए वित्तीय संबंधित कोई अब चूंकि यार ये पद ही कैसा है, अकाउंट से संबंधित है, तो कुछ चेंजेस की दरखास्त है। मान लो जरूरत है कि यार भारत में ये टैक्सेशन प्रणाली में कुछ चेंज कर सकते हैं, ये खातों में कुछ चेंज कर सकते हैं, तो जो भी सलाह इससे संबंधित है वो राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सलाहकारी तौर पर अपना दायित्व निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के खातों में किस प्रारूप में रखना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, उसकी सलाह दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की लोक लेखा समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे हम अभी समितियों में बात करेंगे। यही लोक लेखा समिति है जो क्या करती है, इनके मित्र के तौर पर, सलाहकार के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर ये कार्य करते हैं। किसके, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो अपोजिशन है, अपोजिशन के नेता जो है वो हेड होते हैं इसके। अब वो हेड होते हैं तो अपोजिशन तो गलतियां चाहता ही है कि भैया सरकार क्या गलती कर रही है, कहां से गड़बड़ कर रही है, तो वो लोक लेखा समिति ही पूरी जानकारी रखती है, चेक करती है सरकार के आय व्यय का, है ना। तो भैया अब उन्हें जानकारी मिल जाती है ना, किससे मिल जाती है, कैग महोदय से मिल जाती है। तो इसीलिए वो मित्र हैं और ये लोग पब्लिक के पैसे को बचाने का कार्य करते हैं, गलत इस्तेमाल होने से बचाते हैं इसको भी। और यही प्रमुखता, मुख्य रूप से यही सारी चीजें थी कैग से रिलेटेड। अब भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट बचा हो तो बताइएगा कमेंट करके। और वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट बचा, बहुत सिंपल सा था कैग। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, संसद के बारे में। संसद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम विधायिका, विधि विधान इत्यादि पे बात करने वाले हैं, तो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग डिस्कशन हम करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों पे शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी यहीं इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।